दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 50 साल पहले पश्चिम बंगाल में नारे लगा करते थे आमार बाड़ी नक्सलबाड़ी, और 50 बरस बाद अब नारे लगने लगे हैं आमार बाड़ी नंदीग्राम। तो इन 50 बरस में सिर्फ नक्सलबाड़ी से नंदीग्राम तक का ही सफर है, या इस सफर के भीतर का सच शायद पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का है, विचारधाराओं को ताक पर रखने का है, जमीन का सवाल हाशिए पर चले जाने का है, किसान मजदूर को लेकर जो आवाज बुलंद होती रही और राइटर्स बिल्डिंग ही नहीं बल्कि विधानसभा के भीतर भी जिन सवालों को बार बार उठाया गया, आंदोलन करते हुए उठाया गया, और एक वक्त कांग्रेस की सत्ता को हाशिए पर ढकेलते हुए वामपंथी जब सत्ता में आए और उसके बाद वामपंथियों को हाशिए पर ढकेलते हुए ममता बनर्जी जब सत्ता में आई। ध्यान दीजिए, वर्ग संघर्ष की लड़ाई हो, किसान मजदूर का सवाल हो, जमीन का सवाल हो, सारे सवाल इन 50 बरस में जस के तस रहे। लेकिन यह पहला मौका है 50 बरस के इस राजनीतिक सफर के दौरान जब जिक्र किसान मजदूर से ज्यादा भगवान का हो रहा है, जब जिक्र इस बात का हो रहा है कि किस मंदिर में कहां पर जाकर कौन घंटी बजा रहा है, कौन शंख बजा रहा है, कौन चंडी पाठ कर रहा है, कौन जय श्री राम के नारे लगा रहा है, और इन सब के बीच कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। यह राजनीति का एक ऐसा सफर है जिसे बंगाल ने बहुत बारीकी से न सिर्फ देखा है बल्कि उसमें हिस्सेदारी की है। और शायद राजनीति का ऐसा अनूठा सफर आपको देश के दूसरे किसी भी राज्य में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल जहन में आते ही आपके जहन में शुरुआत में ही कांग्रेस की वह सत्ता याद आएगी जिसके खिलाफ नक्सलबाड़ी का आंदोलन शुरू हुआ था। नक्सलबाड़ी के आंदोलन की विचारधारा ने समूचे देश को प्रभावित किया था। लेकिन उसके बाद जब जंगल महल यानी सिंगूर से नंदीग्राम और लालगढ़ होते हुए जिस जंगल महल का सवाल आया, उसने पश्चिम बंगाल की सियासत के भीतर ही वामपंथियों को हाशिए पर ढकेल दिया गया। लेकिन यह एक ऐसा सफर है जिस सफर पर आपको चलना चाहिए। बड़ा रोचक सफर है ये, क्योंकि ममता बनर्जी कभी इससे पहले चंडी पाठ सार्वजनिक तौर पर करती हुई दिखाई नहीं दी। इससे पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई राजनीतिक दल इस तरह से खुले तौर पर मंदिर में जाना, कहीं हनुमान की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए अपने दफ्तर को खोलने की प्रक्रिया में अगर वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो कल तक ममता के साथ थे, और ममता वही है जो इससे पहले जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाती थी तो हिजाब पहन लेती थी, लेकिन अब की स्थिति बदल गई है। तो क्या यह माना जाए कि वाकई बंगाल बट गया है? क्या यह माना जाए कि विचारधारा का सवाल हाशिए पर जा चुका है? क्या यह भी माना जाए कि जिन सवालों को लेकर पश्चिम बंगाल ने इस देश को रास्ता दिखाने की सोची थी, आज वह खुद में न सिर्फ भटक गया है बल्कि इस देश के भीतर में जो भी अनुगुंज दिल्ली की सियासत से निकलती है, उस अनुगुंज की धुनों पर बंगाल नाचने लगा है क्या? क्योंकि हमें लगता है कि आज इतिहास के पन्नों को जैसे ही आप पलटेंगे, एक एक करके हर चीज आपके जहन में साफ होती चली जाएगी। 1967 जब पहली बार कांग्रेस चुनाव हारी तो उस चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन भी हारे। 2011 जब पहली बार वामपंथी सत्ता हारी तो उसके साथ ही वामपंथी सत्ता के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य भी हारे। और संयोग देखिए, 1967 में प्रफुल्ल चंद्र सेन को हराने वाला और कोई नहीं, अजय मुखर्जी थे, जो उन्हीं के मंत्रिमंडल के हिस्से हुआ करते थे। उसके बाद वह मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने हराया था। और 2011 की परिस्थिति में आइएगा तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को किसने हराया था? उस समय मुख्य सचिव चुनाव लड़े थे और वो ममता के साथ आकर खड़े हो गए थे। मनीष गुप्ता, जो कि इस वक्त भी ममता के साथ ही है, मंत्रिमंडल में सहयोगी है। इतिहास पन्ने बदल रहा है, पलट रहा है। 1967 में जब नक्सलबाड़ी का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, उस समय कौन से सवाल थे? उस समय किसानों के सवाल थे, मजदूरों के सवाल थे, जमीन का सवाल था। और फिर लौट कर आइए 2011 में, और उससे कुछ पहले 2007 में जब नंदीग्राम का आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको आज ममता बनर्जी बार बार याद कर रही है। याद ही नहीं कर रही है, यह भी कह रही है मैं अपना नाम भूल जाऊंगी लेकिन नंदीग्राम नहीं भूल सकती हूं, क्योंकि नंदीग्राम का दूसरा नाम तो संग्राम है। कमाल की स्थिति है, 1967 के जो सवाल थे 2021 में भी वही सवाल हैं, वही सवाल 2007 में भी थे,
और उन सवालों के भीतर विचारधारा का परिवर्तन अनूठे तरीके से हुआ था। क्या हुआ था नंदीग्राम में? वामपंथियों ने सोचा था वहां किसानों की जमीन लेकर केमिकल हब बनाएंगे। ये वही वामपंथी थे जो कि एक वक्त कांग्रेस की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन बात इससे भी साफ नहीं होती है। बात तो इससे साफ होगी कि नक्सलबाड़ी आंदोलन करने वाले अति वामपंथी और नंदीग्राम में आंदोलन करने वाले अति वामपंथी माओवादी, दोनों को संसदीय चुनाव पर भरोसा नहीं और इन्हीं दोनों वक्त में दोनों की विचारधारा को राजनीतिक दलों ने अपने साथ ले लिया। सीपीएम ने 1967 से 1975 तक जो भी संघर्ष किया उसके भीतर वही मुद्दे थे जो नक्सलबाड़ी की उपज थे और वही नक्सलियों की बात थी जो संसदीय व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते थे, चुनाव को फ्रॉड सिस्टम मानते थे। माओवादियों ने भी तो यही कहा था। 2007 नंदीग्राम याद आते ही आपके जहन में एक नाम आएगा, माओवादी किशन जी। कहते हैं ममता बनर्जी उस वक्त माओवादियों के मुद्दों को ही नहीं उनके साथ खड़ी हो गई क्योंकि राजनीतिक सफलता पानी थी। लेकिन इतिहास के पन्नों में कांग्रेस क्यों गुम हो गई? कांग्रेस ने जो चीज नक्सलबाड़ी में की और उसके बाद बंगाल ने जिस तरीके से 1977 में पूरे तरीके से वामपंथियों को पूर्ण बहुमत दिया और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से कांग्रेस को कभी भी कोई जगह पश्चिम बंगाल में मिली नहीं। लेकिन फिर इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो आपके जहन में एक सवाल ही और आएगा, ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस से निकली है और ममता बनर्जी भी 1997 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह कहते हुए बाहर निकली और तृणमूल कांग्रेस बनाई कि दरअसल कांग्रेसी वामपंथियों की बी टीम है और चमचा तक का शब्द उन्होंने उपयोग किया था कांग्रेस के लिए। स्थिति देखिए अपने आप में बड़ी रोचक हो चली है क्योंकि नंदीग्राम का इतिहास जब आप पलटना शुरू करेंगे तो यहां पर आजादी के बाद से कांग्रेस की सत्ता 1962 तक रही थी। 1967 में जब नक्सलबाड़ी आंदोलन निकला तो वहां पर पहली बार सीपीआई के कैंडिडेट जीते और 1967 से लेकर 77 यानी भारत के भीतर में जब जनता पार्टी बनी कांग्रेस के खिलाफ तो पहला कैंडिडेट जनता पार्टी का नक्सलबाड़ी नंदीग्राम से जीता था। यानी नक्सलबाड़ी की आवाज नंदीग्राम पहुंचते पहुंचते वो जनता पार्टी में तब्दील 1977 में ही हो गई थी। लेकिन फिर वहां पर कम्युनिस्ट ही जीतते रहे और इस सफर को ब्रेक किया था 96 में कांग्रेस ने। उस वक्त ममता बनर्जी कांग्रेस में ही थी। लेकिन 96 के बाद से फिर जब देखना शुरू कीजिएगा वामपंथियों की जीत लगातार होती है। लेकिन पहली बार ममता बनर्जी को जीत नंदीग्राम में 2009 के बाई इलेक्शन में मिलती है। 2009 का बाई इलेक्शन फिरोजा बीवी वही चुनाव जीती थी तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर और उसके बाद 2009 का बाई इलेक्शन के बाद 2011 की विधानसभा नंदीग्राम फिर टीएमसी जीतती है, 2016 में फिर टीएमसी जीतती है और 2016 में शुभेंदु अधिकारी जो आज की तारीख में नंदीग्राम में ममता बनर्जी के ठीक सामने खड़े हैं या ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के सामने खड़ी है, ये दोनों कैंडिडेट एक साथ बीते 5 बरस से लगातार साथ चले हैं। वह कौन सी परिस्थिति आ गई जिसमें दोनों आमने सामने खड़े हैं? यह सवाल आप पन्नों को पलटने के लिए अजय मुखर्जी को याद कर लीजिएगा जिस वक्त उन्होंने प्रफुल्ल सेन को हराया था। लेकिन इतिहास के गर्त के भीतर में जब आप नंदीग्राम के हिस्से को देखते हैं तो सिर्फ उस हिस्से को इस रूप में समझिए कि टीएमसी को पिछले चुनाव में लगभग 1,34,000 वोट मिले थे। बीजेपी कहीं नहीं थी, बीजेपी को सिर्फ 10,000 वोट मिले। बीजेपी नंदीग्राम में यूं भी कभी नहीं रही, यह पूर्वी मिदनापुर का हिस्सा है। और नंदीग्राम के भीतर का सच यह है कि शुरू से लेकर अंत तक 5 से 10,000 के बीच में ही बीजेपी को वोट मिले हैं। वामपंथियों ने टक्कर जरूर दी है लेकिन वह भी इन 3 चुनाव में 2009, 2011, 2016 में अगर आप देखेंगे तो 1 लाख से ज्यादा वोट टीएमसी को मिलते हैं और 50 से 60,000 के बीच में सीपीआई को वोट मिलते हैं। बीजेपी को 5,000 से 10,000 के बीच में वोट मिलते हैं। यह समीकरण क्या बता रहे हैं? क्या यह समीकरण शुभेंदु अधिकारी के हक में है?
यह समीकरण ममता बनर्जी के हक में है। हमें लगता है इस पर अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चर्चा तो इस बात को लेकर हो रही है कि दरअसल एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में आई जब नक्सलबाड़ी में नक्सलियों ने जो सवाल खड़े किए थे, उन सवालों को न सिर्फ विधानसभा के भीतर ज्योति बसु ने लागू कराया, बल्कि राइटर्स बिल्डिंग से भी उसकी पॉलिसी बनने लगी। लेकिन 2011 में जिन सवालों को माओवादियों ने जंगल महल या नंदीग्राम से उठाया था, वो सवाल राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी की सत्ता में गुम हो गए। और ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के भीतर में लगातार रेंगती रही, क्योंकि माओवादी जो साथ आ गए उनकी फाइलें बंद हुई। ममता बनर्जी के दौर में जो विरोध किए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। यह भी सच है। यह भी सच है कि जिस वक्त सीपीएम सत्ता में आई तो उन्होंने भी उस वक्त नक्सलबाड़ी से निकले नक्सली होंगे या फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज के जो छात्र थे, जो कार्ल मार्क्स और लेनिन का नाम लेकर लोगों के बीच में काम करते थे, हक का सवाल उठाते थे, उनमें से भी बड़ी तादाद में लोगों को क्रश किया गया। उसकी संख्या भी कई हजार में है। उस संख्या पे हम आए उससे पहले जरा इस यात्रा पर चलते हुए इस बात को समझने की जरूर कोशिश की जानी चाहिए कि जिस संगठन को संसदीय चुनाव पर भरोसा नहीं, उस संगठन के मुद्दों को अगर राजनीतिक दल अपने हाथ में ले लेता है तो अगला सवाल यह है कि 3 दिनों के बाद जब किसान पश्चिम बंगाल में जाकर इस बात का ऐलान करेंगे कि किसान बीजेपी को वोट ना डालें, तो क्या यह राजनीतिक तौर पर टीएमसी और लेफ्ट के लिए एक शानदार जगह बनाने की परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी? क्या यह कहा जा सकता है? क्योंकि यह भी समझना होगा कि वामपंथियों के जो सवाल थे कांग्रेस ने उसे आत्मसात कर लिया। किसान मजदूर का सवाल कांग्रेसी अब उठा रहे हैं, पहले उनका भी सत्ता में रहते हुए कॉर्पोरेटाइजेशन दिल्ली तक में हुआ है, हर किसी ने देखा है। बीजेपी का भी कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, वह भी कॉर्पोरेट प्रेमी हो गई, यानी बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया, कांग्रेस का वामपंथीकरण हो गया। ममता का वामपंथीकरण हुआ था, लेकिन वह राइट और लेफ्ट के बीच में लगातार रेंगती रही। तो पश्चिम बंगाल में एक दुविधा की स्थिति है कि आखिर इन परिस्थितियों में लाभ किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। और यह भी ध्यान दीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव में या 2016 के विधानसभा चुनाव में, इन दोनों को जब आप एक साथ खड़ा करते हैं तो लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के परसेंटेज ऑफ वोट कम नहीं हुए। पश्चिम बंगाल में कमोवेश उतना ही रहे, 28 सीट भी वह लोकसभा की जीती हैं, लेकिन बीजेपी उसके ठीक पैरेलल में लगभग 40% वोट के साथ आकर खड़ी हो गई, उसे 18 सीट मिली। लेकिन यही बीजेपी 10% वोट पाती है जब विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो क्या विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में एक बड़ा अंतर यह है कि लोकसभा के चुनाव में चेहरा दिल्ली का है, जो नरेंद्र मोदी का है, तो बीजेपी को इससे लाभ मिला? या फिर बंगाल ने सोचा कि दरअसल यह तो केंद्र की राजनीति में के लिए वोट डाल रहे हैं, तो उसमें हिस्सेदारी तय करने के लिए उन कैंडिडेट्स को जिताया जाए जहां पर कोई निर्णय लिए जा सके, क्योंकि टीएमसी के सांसद किसी बड़े निर्णय को ले पाने की स्थिति में नहीं आएंगे। लेकिन इससे उलट एक दूसरा सवाल है। अगर पश्चिम बंगाल के लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी को जिताएं 2019 में, तो क्या बीजेपी ने यह मान लिया कि विधानसभा में भी यही रुख हो जाएगा? यह भी सवाल है। यानी 40% वोट क्या उसको वाकई विधानसभा में भी मिल जाएंगे? यह बड़ा इंपॉसिबल सा सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी के वोट क्या वाकई कम हो जाएंगे? यह भी बड़ा इंपॉसिबल सा सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी के वोट बैंक में कोई सेंध नहीं लगा पाया। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव में भी नहीं लगा पाए, वामपंथी गायब हो गए। लेकिन नई परिस्थिति यह है कि वामपंथियों के जो सवाल 50 बरस पहले रेंग रहे थे, वही सवाल उभर कर अब पहली बार इस राजनीति में दखल देने को तैयार है। लेकिन नारे गूंज रहे हैं जय श्री राम के, पाठ हो रहा है चंडी पाठ। यानी एक ऐसी परिस्थिति पश्चिम बंगाल के भीतर है जहां पर धर्म की सियासत कभी नहीं हुई, वर्ग संघर्ष का जिक्र जरूर हुआ, जहां पर मंदिरों को लेकर कभी किसी तरह की संवेदना किसी की नहीं कांपी। जिक्र किसान मजदूर का ही होता था, उससे जुड़े हुए उन आधारभूत ढांचे का होता था जिसके जरिए विकास को देखा जाए। लेकिन पहली बार विकास का नजरिया भी मंदिर में बस्ती, घंटी और शंख में क्यों खो रहा है? क्या यह दिखावटी है या फिर यह जरूरत थी जो अभी तक छुपी हुई थी? कौन सी परिस्थिति है? क्योंकि एक सच तो है, पश्चिम बंगाल के भीतर में 70% अगर हिंदू हैं तो 30%
मुस्लिमों की मौजूदगी जो है वह कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति पैदा करती है कि अगर हिंदू वोट एकजुट ना होता है तो बीजेपी का सुपड़ा साफ तो दूर, उसे 10% वोट मिलेंगे। लेकिन अगर एकजुट हो जाता है और इस भावना से एकजुट हो जाता है कि सामने कोई व्यक्ति नहीं मुसलमान खड़ा है, तब आप सोचिए क्या होगा। लेकिन यहां पर फिर आपको एक नई लकीर खींचनी होगी। धर्म के नाम पर भारत और पाकिस्तान बना, यह हर कोई जानता है, लेकिन क्या इस बात पर गौर किया गया कि बांग्लादेश धर्म के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर बना था। बांग्लादेश के बंगाली मुस्लिम जो हैं, उनकी भाषा जो है वह उस भाषा से इतर है जो भाषा मुसलमानों की होती है। यहां पर फिर आपको एक सवाल आएगा, तो इसका मतलब है कि ओवैसी को कोई लाभ ना होगा। हमें लगता है कि उस पर फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह एक बिल्कुल अलग विषय है, क्योंकि वाकई पश्चिम बंगाल में ओवैसी को लेकर चर्चा करने का उतना कोई मतलब अभी है नहीं। हम तो आपको उस सफ़र पे लिए चल रहे हैं जिसमें आपको पूरी तरह समझना की जरूरत है कि आखिर 1971-72 में जब सिद्धार्थ शंकर रे नक्सलबाड़ी के नाम पर प्रेसिडेंसी कॉलेज तक पहुंच गए थे, तो 2007-8 में याद कीजिए जंगल महल के नाम पर बुद्धदेव भट्टाचार्य भी कोलकाता तक पहुंचे थे, वहां पर भी वही स्थिति थी। उस समय राज्यपाल ने कई सवाल खड़े किए थे कि वामपंथी सत्ता ये क्या कर रही है, लोकतंत्र को हाशिए पर रख रही है, संविधान को तरजीह नहीं दे रही है। कुछ ऐसे ही सवाल थे जैसे आज सवाल अब के राज्यपाल ममता बनर्जी को लेकर करते हैं। तो क्या यह माना जाए कि राज्यपाल की भूमिका हमेशा से केंद्र के करीब की रही है, यानी केंद्रीय राजनीतिक सत्ता के करीब की रही है, और केंद्रीय राजनीतिक सत्ता ही जब पश्चिम बंगाल में कूद जाए तो फिर राजभवन पॉलिटिकल पार्टी का अड्डा बन जाता है? क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और वो धीरे धीरे अगर चीजें डाइल्यूट हुई है तो डाइल्यूट होते होते एक ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहां अब संवैधानिक संस्थान मायने नहीं रखते हैं। सवाल हर किसी पर होता है, डीजीपी हट जाता है तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब 8 फेजेस में चुनाव का जिक्र करता है तो कुछ सवाल विपक्ष उठा देता है कि ये कर रहे हैं आप उस हित के लिए जिसके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन की पहल कैसे अलग अलग जिलों में होगी, और जिलों में भी एक ही जिले में 2 फेज में अगर चुनाव है तो वह उस फेज को इस फेज में फिर ट्रांसफर करने के लिए उसे लोग चाहिए जो बूथ पर लोग जमा हो। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने क्या बीजेपी का साथ दे दिया, यह सवाल भी उठ जाता है। लेकिन इन सारी परिस्थिति के बीच में फिर से लौट चलिए, आखिर वो कौन से सवाल थे जिन सवालों को लेकर ज्योति बसु 3 दशक तक सत्ता में रह गए और ममता बनर्जी 1 दशक में हांफने लगी। यह समझने की जरूरत जरूर है, क्योंकि ज्योति बसु जब पहली बार सत्ता में आए थे तो उन मुद्दों को अमलीकरण में लग गए थे जिन मुद्दों ने नक्सलबाड़ी में जन्म लिया था। लेकिन नंदीग्राम और जंगल महल से उपजे हुए सवालों पर ममता बनर्जी ने आंखें मूंद ली, यह भी सच है। जो सवाल नक्सलबाड़ी के थे उसमें याद कीजिए 20 सितंबर 1977 वेस्ट बंगाल लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया। भूमि सुधार का सवाल था और इस भूमि सुधार को और मजबूती दी गई वेस्ट बंगाल लैंड होल्डिंग बिल, जो कि 30 अगस्त 1979 को ज्योति बसु लेकर आए थे। और उसके बाद उनका भाषण था कि पश्चिम बंगाल अब सामंती राजस्व व्यवस्था से मुक्त हो गया है, उससे पूरे तरीके से बाहर हो गया है। ये सवाल उस वक्त नक्सलबाड़ी के थे। फिर 27 मई 1980 को उन्होंने ट्रेड यूनियन के जो अधिकार छीन लिए गए थे उस सारे अधिकारों को लौटा दिया। 10वीं तक बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी, हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन ये सारे सवाल नए सिरे से नंदीग्राम में ही तो पैदा हुए थे। नंदीग्राम के कौन से सवाल थे और नंदीग्राम के सवालों को लेकर क्या ममता बनर्जी ने उसे पूरा किया? बंजर जमीन पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करेंगे और औद्योगिक विकास का रास्ता खुलेगा। जमीन जब किसानों से ली जाएगी तो सिर्फ उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी भागीदारी होगी उस विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही। यह सवाल थे। छोटे किसान, मजदूर, आदिवासियों को रोजी रोटी पहले दी जाएगी और वह जिम्मेदारी राज्य लेता है। यह सवाल जंगल महल का था। लेकिन जंगल महल के भीतर में आज भी साल के पत्तों को चुनते हुए और उन पत्तों को सुखाकर बेचते हुए 2 जून की रोटी मुहैया कैसे हो जाए, इसीलिए वो पूरा का पूरा इलाका देखिएगा बेहद गरीब है। स्थितियां बदल गई है। इन परिस्थितियों के भीतर में राजनीति बड़ी मजबूत ताकत के साथ उभरी है। जो माओवादी संघर्ष करते थे वो माओवादी भी करोड़पति हो गए, इससे भी इनकार नहीं है। जब उनको टिकट मिल गया तृणमूल कांग्रेस का, यह भी सच है।
तो बंगाल को चाहिए क्या और बंगाल इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या समझ पा रहा है? जो शुभेंदु चक्रवर्ती 5 साल तक ममता के साथ गलबैयां डालकर घूम रहे थे, जो बीजेपी अपनी सत्ता जिन जिन राज्यों में है वहां की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को वो अंदर से खोखला कर चुकी है, उसके अपने राज्य, इवन मध्य प्रदेश जैसे राज्य को लीजिए जहां पर शिवराज सिंह चौहान की सत्ता है, कर्ज में डूबा हुआ राज्य है, अंदर से खोखला हो चला है, किसानों के हक का सवाल नहीं उठा सकते हैं, आदिवासी बिल्कुल हाशिए पर है। वह बीजेपी अगर बंगाल में भी सत्ता में आएगी तो क्या होगा? लेकिन सत्ता में कौन आएगा आज इस पर चर्चा नहीं कर रहे। आज तो हम उस विचारधारा और मुद्दों की जिक्र आपसे कर रहे हैं। माओवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए पॉलिटिकल टिकट ममता बनर्जी ने जरूर दिए, लेकिन मुख्यधारा में लाने के लिए उनके मुद्दों को कैसे राजनीति में शरीक किया जाए, जैसे ज्योति बसु ने 70 के दशक में किया था, यह समझ ममता बनर्जी डेवलप नहीं कर पाई, यह भी सच है। लेकिन सवाल यह है कि हम लोग लगातार नीचे दर नीचे आते जा रहे हैं। जो सवाल 70 के दशक में पश्चिम बंगाल की सियासत को हिला देते थे, वह सवाल आज की तारीख में आते आते गायब हो गए, लेकिन उसकी जरूरत अब ज्यादा महसूस होती है। बंगाल के भीतर की इंडस्ट्री, वहां के मजदूर, वहां के किसान, वहां के छोटे सीमांत किसान, वहां की गरीबी, वहां की मुफलिसी, वहां का एजुकेशन, अगर आप 70 के दशक से भी तुलना करना शुरू कर दीजिएगा या फिर 21वीं सदी और 21वीं सदी के पहले की परिस्थितियों को भी आकलन कीजिएगा, तो भी आप समझ पाइएगा कि यह कौन सी स्थिति है। शायद इसीलिए ममता बनर्जी की एक तस्वीर आती है चाय पिलाते हुए अपने नंदीग्राम की कॉन्स्टिट्यूंसी में, दूसरी तस्वीर आती है शिव जी का जलाभिषेक करते हुए, दूसरी तरफ बीजेपी के पास एक ही नारा है जय श्री राम का, उसी के आश्रय वह पूरे की पूरी परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना चाहती है। यह गजब राजनीतिक स्थिति आ गई पश्चिम बंगाल जैसी जगह में, जिसने इस देश को पाठ पढ़ाया कि संघर्ष के मायने क्या होते हैं, जिसने बताया इस देश को किसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, जिसने समझाया कि 2 पैसे की लड़ाई भी लड़ी जाती है, इसीलिए वहां पर 2 पैसा अगर टिकट का बढ़ जाता था ट्राम के सफर में तो आंदोलन हो जाता था। उस शहर में आज की तारीख में करप्शन खुले तौर पर रेंगता है। ममता बनर्जी कमीशन खोर हो सकती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन ममता बनर्जी ने भी जब जिक्र किया कि प्रधानमंत्री से बड़ा कमीशन खोर कौन होगा जिन्होंने पूरे पीएसयूज को बेच दिया, तो यह भी सच है। तो छोटे और बड़े के भीतर में हमें चुनने की परिस्थितियों में आकर देश खड़ा हो गया और पश्चिम बंगाल इसका नया पाठ पढ़ाएगा क्या? यह स्थिति तो धीरे धीरे सही लेकिन बनती चली जा रही है, क्योंकि एक वक्त ज्योति बसु राइट की जगह लेफ्ट लेकर आए थे, ममता बनर्जी भी राइट से निकली थी और वो लेफ्ट हो गई थी, लेकिन आज की परिस्थिति में कोई लेफ्ट राइट नहीं है। यह तो धर्म है, यह तो एक अजीबोगरीब धर्म की परिस्थितियों को रगड़ा जा रहा है, जहां पर राष्ट्रभक्ति की भी नई परिभाषा है। तिरंगे और मंदिर के बीच में खड़े होकर कोई भी क्या सियासत साधते हुए सत्ता पा सकता है? अगर पा सकता है तो उसके बाद सत्ता में आने के बाद वो कौन सा काम करेगा, यह भी सोचने की बात है। और अगर इन तमाम परिस्थितियों से आप निकले तो आखिर में एक बात नजर आएंगे, अब मिथुन चक्रवर्ती भी चुनाव प्रचार के वक्त और शुभेंदु अधिकारी जब नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर रहे होंगे तो मिथुन चक्रवर्ती भी नजर आएंगे। तो हमें लगता है आखिरी दृश्य सभी जब थिएटर करने लगे हैं, सभी कलाकार हो गए हैं, तो आइए जरा इस कलाकारी और अदाकारी से समझ लीजिए। मृग्या जो पहली फिल्म थी मिथुन चक्रवर्ती की, मृणाल सेन ने वो फिल्म बनाई थी, उस फिल्म के भीतर में जो सवाल ब्रिटिश सत्ता को लेकर थे मिथुन चक्रवर्ती के कैरेक्टर को धोते हुए, वो 1970s की फिल्म थी, 76 की फिल्म थी। उसके बाद उस फिल्म को सफर करते हुए अब आप निकल कर आइए, ओ माय गॉड, यह तो 21वीं सदी की फिल्म है। ओ माय गॉड में मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं धर्म अफीम है, और वो किसे कहते हैं? जो धर्म के खिलाफ और धर्म के आबंडर को तोड़ रहा है, वह परेश रावल का कैरेक्टर था। परेश रावल भी बीजेपी में है, जो कि धर्म के आवंडर को तोड़ रहे थे, और धर्म अफीम है कहने वाले मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में है। ममता या उनके कलाकार कहां हैं? सवाल यह है कि इस देश को एक थिएटर में बदलकर किसी डायलॉग राइटर से भाषण लिखवाकर
और कैसी एक्टिंग करनी है न्यूज़ मीडिया के सामने, मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने, यही ट्रेनिंग लेकर भारत की राजनीति को साधने का जो प्रयास इस देश के भीतर में चल चुका है, अगले 15 से 20 दिनों में आप पश्चिम बंगाल में बिल्कुल एक नए तरीके की इस फिल्म को देखेंगे, जिसमें वाकई बड़े सवाल गायब होंगे, बंगाल की ज़रूरत से जुड़े हुए सवाल गायब होंगे। यह सवाल सिर्फ आपको मनोरंजन देंगे, रोमांचित करेंगे, कुछ चकाचौंध दिखाएंगे, कुछ आसमान में उड़ान भरेंगे, लेकिन कभी भी आपको जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। यही है नक्सलबाड़ी से नंदीग्राम का सफर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।